25 अप्रैल का पूरा पेपर यही आने वाला है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको खंड कह दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है। और इस भाग में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो। तो ये पूरा गद्यांश पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि साहित्य के मंदिर में किसके लिए कोई स्थान नहीं है। और तीसरा प्रश्न है कि सच्चे मन से समाज सेवा करने के क्या परिणाम मिलते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि सेवा करने पर हमें क्या मिलता है। तो ए ऑप्शन में आपके स्वार्थ में जीवन, और ब में आपके आध्यात्मिक आनंद, और स ऑप्शन में आपके इज्जत की बदनामी, और द में आपके अमीरों की नौकरी। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और उसके बाद 5वां प्रश्न है कि सच्चा कलाकार जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन में आपके प्रेममय, और ब में आपके स्वार्थमय, और स में आपके प्रतिष्ठामय, और द में आपके निराशा युक्त। तो जो भी आपका ऑप्शन सही है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। तो इसके बाद इस पद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्य में किसे प्रणाम किया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि किसके दर्शनों को आंखें तरसती रहती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि सफल शब्द का विलोम है। तो ए ऑप्शन में आपके असफल, और ब में आपके फल, और स में आपके लफस, और द में आपके फसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द है। तो ए ऑप्शन में आपके दुश्मन, ब में आपके दोस्त, स में आपके सहोदर, और द में आपके पड़ोसी। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। अगर आपको वो पद्यांश नहीं आता है तो आप ये पद्यांश भी कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 नहीं आपके टोटल इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। और उसके बाद में खंड ख, और खंड ख में आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 15 पंक्तियों में निबंध लिखना है। यानी 15 लाइन के अंदर आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर टोटल आपको 4 निबंध दिए गए हैं, आप इनमें से एक निबंध आपको करना है जो आपको अच्छे से आता है। तो ए में आपको यानी पहला जो निबंध है वो आपके है प्रिय नेता, और दूसरा निबंध है आपके ईद या दशहरा, और तीसरा निबंध है आपके आवागमन के साधन, और 4 नंबर है आपके दूरदर्शन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि समय को राघवेंद्र कक्षा 10 का छात्र मानते हुए बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 500 रुपये मंगाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। यानी समय को
राघवेंद्र कक्षा 10th का छात्र मानते हुए बोर्ड परीक्षा का जो शुल्क है 500 रुपये वो मांगने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि समय को मंजुल मिश्रा मानकर अपने हरिद्वार निवासी मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपके जन्मदिन का आमंत्रण वर्णित हो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है और प्रश्न संख्या 5 में आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी आपको विशेषण की शुद्ध परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है कि राम धीरे धीरे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण छांटिए, यानी राम है वो धीरे धीरे खाता है, इसमें आपको क्रिया विशेषण छांटना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि माताजी बाजार जाती है, वाक्य में आकर्मक क्रिया छांटिए। और चौथा प्रश्न है कि सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए, यानी सरल वाक्य किसे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए जिसमें मोहिनी गाती हुई नाच रही है, तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। और छठा प्रश्न है आपके कि 9 2 11 होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले आपको इसका अर्थ बताना है, उसके बाद में वाक्य में प्रयोग करना है। और सातवां प्रश्न है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड ग, और खंड ग में आपको प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए कहिए जाई कौन पे, उदो नाही परत कहीं। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इस पद्यांश में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि गोपियों की मन की इच्छा उनके मन में क्यों रह गई। और दूसरा प्रश्न है कि उद्धव से योग संदेश सुनकर गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आपको सही उत्तर लिखने हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको वो पद्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 3 वो प्रश्न आपको करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं। और दूसरा प्रश्न है कि गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किसने किया। और तीसरा प्रश्न है कि मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, इसका आपको आज से स्पष्ट करना है। और चौथा प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसका आपको कारण बताना है। तो इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश के अंदर जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त भाषा का नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि कवि प्रभुता की शरण को क्या मानता है। और तीसरा प्रश्न है कि कवि को क्या कठिन लगता है। और चौथा प्रश्न है कि कवि किसका पूजन करने को कहता है। और पांचवा प्रश्न है कि कवि ने छाया छूने के लिए क्यों मना किया है। तो यह आपको बताना है। और इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दिया गया है, अगर आपको वो काव्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है लाइन टू लाइन। उसके बाद इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों के आपको अच्छे से आंसर देने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अजमेर आने के बाद लेखिका के पिताजी ने क्या प्रारंभ किया, क्या शुरू किया। और दूसरा प्रश्न है कि लेखिका के पिताजी बच्चों को कौन कौन से काम से दूर रखते थे। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, अगर आपको वो गद्यांश नहीं आता है तो आप ये गद्यांश भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अंग
किस आधार पर कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू जी की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी वो आपको बतानी है। और तीसरा प्रश्न है कि तब की शिक्षा प्रणाली व अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, यह आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। यानी आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसमें पहला है कि शहनाई का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि किन साधनों को असंस्कृति कहा गया है और क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, तो इसको आपको कैसे स्पष्ट करना है वो आपको इसमें बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। और दूसरा प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी का असली नाम क्या है और उसका अभिप्राय क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, यानी एक समान क्यों दिखाई दी, तो वो आपको इसमें बताना है। तो कंप्लीट जो पेपर है आपके वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।